बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम दो ऐसे वकला के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने बर्रे सगीर की तारीख़ पर क्या असरात मुरतब किए। दोनों इंतहाई काबिल एहतराम हैं, दोनों को बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। दोनों वकला पर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं और उन पर अब बहुत अदब और एहतराम से उनके नाम को लिया जाता है। मेरी मुराद महात्मा गांधी जो एडवोकेट थे और दूसरी तरफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एडवोकेट थे। ये दोनों अजीम रहनुमा, ये दोनों ऐसे इंसान थे जिन्होंने बर्रे सगीर के लोगों के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी और उनकी बेहतरी, उनकी भलाई के लिए तमाम वक्त सोचते रहे और इस बर्रे सगीर की तारीख़ पर उनके असरात हर कोई महसूस करता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत ही कामयाब वकील थे। उन्होंने कराची से सफ़र करके लंदन पहुँचे और वहाँ पर बार एट लॉ किया। कानून की तरबियत से आशनाई के बाद वो वापस बॉम्बे तशरीफ़ लाए, वकालत शुरू की। बहुत ही कामयाब वकील थे, अपना लोहा बहुत थोड़े अरसे में मनवाया और वहाँ के जजिस को जो अंग्रेज़ थे अपना मती किया। पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान बनने की तारीख़ में उनके कारहाय नुमाया हमेशा याद रहेंगे। वो हमारी कौम के बाबाए कौम हैं, वो पाकिस्तान के बाबाए कौम हैं। उनसे लोग मोहब्बत करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। उनके मुकदमात की जो उन्होंने कंडक्ट किए थे, एक किताब शाया हुई है जिनको हम बाज़ार से हासिल करके पढ़ सकते हैं। आप अल्लामा इकबाल से बहुत मुतासर थे। इस सिलसिले में अल्लामा साहब ने आपको बहुत सारे खतूत लिखे जो किताबी शक्ल में मौजूद हैं। मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए जो जद्दोजहद की थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कारनामे अब हमारे दिलों पर लिखे हुए हैं। हम देखते हैं कि बतौर वकील वो एक बहुत कामयाब वकील थे। इसके मुकाबले में, इनके मुकाबले में महात्मा गांधी जब उन्होंने बार एट लॉ किया तो लंदन में प्रैक्टिस शुरू की और जब भी वो अदालत में पेश होते थे तो उनकी जो टांगें हैं वो कांपने लगती थीं और अपने केस को अच्छी तरह पेश नहीं कर सकते थे। चारपाई पर लेटकर वो मरण भर्त का ऐलान करते और इस तरीके से वो लोगों को हैरान करते थे। वो तशद्दुद के हामी ना थे और उनका वज़न 100 पाउंड से भी कम था। उनके दांत हमेशा उनकी धोती की डब में होते थे। जब खाना खाने चाहते थे तो अपनी धोती की डब से अपने दांत निकालते और अपने मुंह में लगा के खाना खाते और फिर साफ करके उसे धोती में रख लेते थे। उनका अंग्रेज़ी बोलने का अंदाज आयरिश था क्योंकि उन्होंने एक आयरिश उस्ताद से तरबियत हासिल की थी। उनको हमेशा बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिंदू जो फनेटिक्स थे वो उनको बहुत ही परेशान करते थे और वो इस बात पर परेशान रहते थे कि हमारे मुल्क के बहुत गरीब लोग हैं, उनको खाने पीने के सामान मुयस्सर नहीं है और वो इस तरीके से उनकी परेशानियां कैसे दूर करते, यही तजवीज़ बनाते रहते थे। उनकी अपनी खुराक बकरी का दूध और फल और जैतून का तेल होता था जिस पर वो गुजारा करते थे। उन्होंने
انگریزوں کے مال کی بائیکاٹ کا اعلان کیا اور یہ تحریک اس وقت کامیاب ہوئی، اور اس طرح جان بوجھ کر انہوں نے ایسے ایسے کام کیے، ایسے ایسے معاملات کو دیکھا جو آج ہم ان کو پڑھتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اگر ہم مہاتما گاندھی اور قائد اعظم کا بطور وکیل مقابلہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا درجہ بہت بلند ہے۔ وہ ایک عظیم رہنما تھے، انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا سکہ منوایا، وکالت میں بھی، اور مہاتما گاندھی وکالت میں بری طرح ناکام ہوئے۔ میں جب ہندوستان گیا تو مجھے ایک بار ایسوسی ایشن میں ایڈریس کرنے کا موقع ملا۔ میں جب ایڈریس کر کے میں فارغ ہوا تو وہاں پر آڈینس میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں قائد اعظم بڑے ہیں یا مہاتما گاندھی بڑے ہیں؟ جس کے جواب میں نے یہ کہا کہ مہاتما گاندھی یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کو پارٹیشن نہیں کیا جا سکتا، کٹ می انٹو ٹو بٹ سب کانٹیننٹ شوڈ ناٹ بی کٹ انٹو ٹو۔ تو میں نے یہ کہا کہ مہاتما گاندھی اس بات پر زور دیتے تھے کہ انڈیا کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور قائد اعظم نے اپنی انتھک محنت سے، اپنی ہنرمندی سے، اپنی دانائی اور حکمت سے بر صغیر کو تقسیم کروا لیا، اور اب یہ فیصلہ آڈینس کریں کہ ان میں کون قد آور ہے اور کون قد آور نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ دونوں کا تجزیہ میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔